अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कल के लेक्चर में किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा स्क्रीन विजिबल है? पहले कोई कंफर्म करे। Yes, it's visible. जी। अच्छा, तो अगर कल के लेक्चर में किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। अच्छा, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारी बात हुई थी टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में, ब्रीफली बात हुई थी। तो आज भी हम डिस्कस करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ा। तो अच्छा, अगर हम कोड लिखते हैं तो या कोई प्रॉब्लम का सलूशन लिखते हैं तो हमारे पास उसको नाप तोलने के लिए हमारे पास दो पैरामीटर्स है जिससे हम उसको नाप तोल सकते हैं कि हमारे पास ये एफिशिएंट कोड है या नहीं। तो वो दो चीज़ें हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक टाइम कम्प्लेक्सिटी और एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी। टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमारे पास आता है कि इनपुट साइज से टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है या अब हमारे पास एक कोड है। उसका जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो इनपुट साइज के साथ किस तरह वो ग्रो करते हैं। इट और दूसरा जो मिसकंसेप्शन है हमारे पास, जो कि टाइम कम्प्लेक्सिटी इज नॉट इक्वल टू टाइम टेकन। हम इसमें कंफ्यूज करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बेसिकली है कि हमारे पास कितने स्टेप्स या कितने ऑपरेशन एक प्रोग्राम में हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी जब हम मेजर कर रहे होते हैं हमारे पास तीन केसेस आते हैं। एक हमारे पास बेस्ट केस आता है, एक हमारे पास बेस्ट केस होता है। अच्छा, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी विजिबल है। अच्छा, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन केसेस हमारे पास आते हैं। एक हमारे पास बेस्ट केस होता है, एक हमारे पास वर्स्ट केस होता है, और एक हमारे पास एवरेज केस होता है। जो हम नॉर्मली काउंट करते हैं वो हमारे पास, हम इस वर्स्ट केस को काउंट करते हैं कि हमारे पास अगर सबसे मीन्स के मैक्सिमम ऑफ द टाइम या मैक्सिमम ऑफ द स्टेप्स द प्रोग्राम कैन टेक, तो उसमें हमारे पास हम वर्स्ट को नॉर्मली काउंट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेस्ट से। बेस्ट का क्या मतलब है, सपोज हम हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें नंबर 1 to 9 नंबर्स है हमारे पास। और हम जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें फर्स्ट ही आइट्रेशन में मिल जाए। सपोज हमारा टारगेट वैल्यू है 1। तो अगर ये वैल्यू हमें फर्स्ट आइट्रेशन में मिल जाए तो ये हमारे पास बेस्ट केस हो जाता है। अगर नहीं, अगर फर्स्ट और जो लास्ट है उसके दरमियान मिल जाए तो फिर हम हमारे पास इस केस को हम एवरेज केस कहते हैं। मीन्स अगर हमारे पास वैल्यू 3 3 हो या 4 हो,
जो भी अप टू सो ऑन, लेकिन 9 ना हो तो वो हमारे पास एवरेज केस में आ जाता है। एक केस हमारे पास होते हैं जो हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास उसको हम कहते हैं वर्स्ट केस। वो हम इस तरह कंसिडर करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम ऑफ द आइट्रेशन मींस के हमारे पास वो प्रोग्राम, वो जो टारगेट वैल्यू है वो हमारे पास सबसे आखिर में मिल जाए। जिस तरह अगर हमारे पास हम 9 को ले लें तो हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा अनटिल के हमारे पास इसी लास्ट वैल्यू पर पहुंचे। तो मीन्स हमारे प्रोग्राम ने सब वैल्यूज को चेक किया और आखिर में हमें ये मिला। अगर ये सपोज हमारे पास ये वैल्यू 10 हो और ना हो फिर भी हमारे पास ये वर्स्ट केस है, मीन्स हमारे पास मैक्सिमम ऑफ आइट्रेशन चले। बेस्ट केस, वर्स्ट केस को हम बिग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बिग ओ से इसको हम ओमेगा से, वो ओमेगा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एवरेज को हम थीटा से कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। तो इसमें हमारे पास दो तीन चीज दो तीन चीजें आ जाती है कि हमारे पास क्या कम्प्लेक्सिटीज नॉर्मल हमारे पास होती है। हमारे पास एन कम्प्लेक्सिटी होती है। हमारे पास ऑफ एन होती है। ऑफ वन होती है जो कांस्टेंट टाइम मीन्स के हमारे पास वो इनपुट पे डिपेंड ना करे। हमारे पास ऑफ एन स्क्वायर कम्प्लेक्सिटी होती है जिसे हम क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्सिटी भी कह सकते हैं। और अप टू सो ऑन हमारे पास जो हमारे पास वर्स्ट कम्प्लेक्सिटी है जिसको हम वो कहते हैं फैक्टोरियल। ये अच्छा। अब हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं अपने टाइम कम्प्लेक्सिटीज को हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो उसके लिए अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं हमारे पास जो हम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो जो कोड होता है उसको हम इस तरह अगर स्टेप बाय स्टेप हर एक लाइन को हम करें तो हम इस तरह इससे स्टार्ट कर लेंगे। हमारे पास सपोज ये है, हमारे पास इसका है ये वन टाइम, क्योंकि ये फंक्शन एक ही दफ़ा हमारे पास एक ही स्टेप में हो रहा है तो इसको हम वन दे देंगे। इसके बाद हमारे पास लूप आ रहा है। लूप का हमें पता भी है कि लूप हमारे पास होता है कि हमारे पास उसका जो इनपुट साइज है या जो इनपुट अरे है हमारे पास सपोज ये है अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एन एक अरे है, मींस के अगर ये लूप हम चलाएंगे तो इसी सब वैल्यूज पर ये आइट्रेट होगा तो इसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी, हम इसका कम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन आएगी। सही, इसी तरह यही है, इसी तरह ही हर एक आइट्रेशन के लिए ये प्रिंट वन दफ़ा चलेगा तो ये भी इस तरह हमारे पास इस तरह आ जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास एन एन कम्प्लेक्सिटी क्योंकि एक लूप है हमारे पास। फिर हमारे पास यहाँ पर एक और लूप है, नेस्टेड लूप मींस के फॉर एवरी एन ये एन टाइम चलेगा। तो ये भी हमारे पास यहाँ पर एन है और ये हमारे पास वन। अच्छा, अभी है हमारे पास ये एक लास्ट जो है हमारे पास, इसका भी हमारे पास एन ही आएगा। तो इसका अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास ओवरऑल हम हमारे अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास क्या आएगा। हम अगर कैलकुलेट करें कम्प्लेक्सिटी एफ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये आएगा। इसका अगर हम देख ले तो वन को तो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन चलो हम इसको लिख लेते हैं वन को।
हमारे पास फर्स्ट लूप का हमारे पास एन आ गया, और हमारे पास सेकंड सेकंड लूप का जो हमारे पास नेस्टेड लूप है उनका उसका एन स्क्वायर है, और जो लास्ट है उसका भी एन है। तो अभी अगर हम देख ले तो इसमें हम हमारे पास इसका जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास एन स्क्वायर है। इसका में हम सबसे डोमिनेंट जो वैल्यू है उस कम्प्लेक्सिटी में वो वैल्यू हम लेते हैं। बाकी वैल्यूज को हम स्किप कर लेते हैं, तो हमारे पास इसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ जाएगी ओ ऑफ एन, हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इस हमारे पास जो वैल्यूज है इसको हम स्किप कर लेते हैं, क्योंकि एन के मुकाबले में हमारे पास ये और ये सारे वैल्यूज हमारे पास छोटे हैं। अगर हम देख ले फॉर लार्ज इनपुट साइज के लिए अगर हम इसको देख ले तो ये हमारे पास एज कंपेयर टू हमारे पास छोटे हैं, तो इसलिए हम इसको एन स्क्वेयर हमारे पास इसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। नॉर्मली हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास ये है। तो जो हमारे पास एक कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी मीन्स के हमारे पास डिपेंड नहीं कर रहा। फिर लॉग ऑफ एन जिस तरह हमारे पास बाइनरी सर्च है। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है? आप अनम्यूट अस्सलाम करके वालेकुम पूछ सर। सकते हैं। वालेकुम सलाम जी। सर इसकी कम्प्लेक्सिटी टू एन स्क्वायर नहीं होगी, या अगर आपने जिस तरह कहा कि हम सिर्फ डोमिनेंट वैल्यू को पिक करते हैं तो उसमें सिर्फ जी एन स्क्वायर नहीं होगी, आपने ओ एन क्यों उसमें वहां पे लिखा लगी? सर, कहाँ पर ऑफ एन स्क्वेयर हमारे पास है इसकी कम्प्लेक्सिटी? इसी का ही पूछ रहे हो सर आप? जी जी सर, ठीक है, समझ आ गई। जी। तो ये कम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये अच्छा, ये हमारे पास कम्प्लेक्सिटी वो है कि हमारे पास हर वैल्यू, हर आइट्रेशन के बाद वो हमारे पास वो वैल्यू स्टेप्स हमारे पास डिक्रीज हो, जिस तरह हमारे पास बाइनरी सर्च होते हैं। अगर हम इसको इस लिस्ट को ले ले, इस पर बाइनरी सर्च में हम करें अगर, तो हमारे पास सपोज अगर हमें रिक्वायर्ड है 3, अगर हमारा टारगेट वैल्यू हमने 3 करना है, तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम लोअर वैल्यू ले लेते हैं और हम अपर वैल्यू ले लेते हैं। उसका हम मिड फाइंड करते हैं, सपोज मिड हमारे पास ये है। फिर हम उसको कंपेयर करते हैं इस जो हमारा मिड पॉइंट है और हमारा जो टारगेट या जिस वैल्यू को हम सर्च करना चाह रहे हैं उसको कंपेयर करते हैं। अगर वो हमारे पास वैल्यू ग्रेटर है तो हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, अगर स्मॉलर है तो हम स्मॉलर साइड पे शिफ्ट करें। मीन्स के हम हमारे पास अभी करंटली वैल्यू मिड से स्मॉल है, तो हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी इसी में ही हमें ये मिलेगी, हम इसको स्किप कर लेंगे। इस तरह हमारे पास ये स्टेप्स डाउन होते जाते हैं और हमारे पास आखिर में वो वैल्यू आ जाती है या हमारे पास नल रिटर्न हो जाता है। तो इसमें हमारे पास ये स्टेप्स हर आइट्रेशन के बाद डिक्रीज होते हैं। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी को अगर हम प्लॉट करें या जर्नलाइज फॉर्म हम ले लें, तो हमारे पास लॉग एन इसकी हमारे पास जर्नलाइज फॉर्म आती है। एन हमारे पास जब लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी है, कि जिस तरह हमारे पास इनपुट इंक्रीज हो उसी तरह हमारे पास वो टाइम कम्प्लेक्सिटी भी उसी के ऑर्डर में इंक्रीज होती है। और क्वाड्रेटिक मींस के हमारे पास इसका बेस्ट एग्जांपल है लूप विद इन अ लूप, तो उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक आ जाती है। और ये हमारे पास और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स में ऑफ मींस एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी, ये हमारे पास नॉर्मली जिस तरह हम अगर पासवर्ड को मींस गेसिंग ऑफ पासवर्ड, तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अभी अभी हमने इस वैल्यूज में ये स्किप किया है और भी। जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये ओ टू ऑफ एन को जरा एक्सप्लेन कर दें, ये नहीं समझ आया। सर कौन सा वन और? ये लास्ट पे जो है ये क्वाड्रेटिक की जिसकी आपने बात की है, ओ टू क्यू आवर एन।
जी ये वाली, अच्छा। अच्छा सर, इसका हमारे पास मीन्स के हमारे पास फॉर एवरी सिंगल इनपुट हमारे पास कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। जिस तरह हमारे पास अगर हम इधर देख ले तो हमारे पास फॉर एवरी सिंगल हमारे पास दो लूप चल रहे, एक वो बाहर वाला लूप, एक अंदर वाला। तो हमारे पास एक ही एन के लिए हमारे पास दो दफ़ा वो कंप्यूटेशन या जो भी ऑपरेशन है वो हमारे पास परफॉर्म हो रही है। तो सर ये एन स्क्वायर हुआ ना, मैं दूसरी की बात जी। कर रहा हूँ, ओ टू की पावर एन है। अच्छा, टू पावर एन। अच्छा सर, ये हमारे पास वो ये कम्प्लेक्सिटी हमारे पास है कि हमारे पास हर स्टेप के पास बाद हमारे पास वो स्टेप्स और इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसको हमारे पास हम इसको फिर एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी कहते हैं। मीन्स हमारे पास अगर एक स्टेप के बाद ये और इस तरह दो इंक्रीज इस तरह अप टू सो ऑन हमारे पास इस तरह इनपुट के साथ साथ वो इंक्रीज होती है। मीन एक्सपोनेंशियली हमारे पास इंक्रीज होती है। सपोज अगर हमारे पास इनपुट हमारे पास 5 है, इनपुट हमारे पास 5 है, तो इस वैल्यू में हम पुट करते हैं। तो ये हमारे पास जितने स्टेप्स होते तो इसी तरह हमारे पास अगर हमारे पास एक वैल्यू भी इंक्रीज होते तो कम्प्लेक्सिटी या हमारे पास वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये ओ टू ऑफ एन जो है वो बेटर है ओ एन स्क्वायर से? नो सर, हमारे पास वर्स्ट जो केस है जो हम तो वो हमारे पास ये है, और इसके बाद एक हमारे पास पिक्टोरियल है। एफिशिएंट हमारे पास सबसे एफिशिएंट तो वन है, कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम इस तरह काउंट नहीं करते क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारे पास ओ लॉग ऑफ एन हमारे पास बेस्ट जो कम्प्लेक्सिटी है वो है हमारे पास। तो जो मीन्स टू पावर एन है इसमें अगर हम एन पुट करें, लेट्स से थ्री पुट करते हैं, तो टू पावर जी थ्री क्या बना, एट बना ना, तो वो एट आता है। लेकिन अगर मैं जी। ओ एन स्क्वायर में थ्री पुट करूंगा तो वो नाइन आता है। अच्छा सर, हाँ ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। अच्छा, ये हमारे पास एक हमारे पास अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सपोज, अच्छा सॉरी, ये ग्राफ इस तरह बना। एक हम जब ये लाइन ड्रा करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह, सपोज ये हमारे पास अ, है एक का एन है हमारे पास। ये अगर इसको हम ले लें तो इसको हम हमारे पास ये है पावर एन, और ये हमारे पास एन, सॉरी, एन स्क्वेयर है। अब ग्राफ बिल्कुल गलत बना, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक वैल्यू, एक पॉइंट इस तरह होता है कि वहाँ तक हमारे पास ये जो परफॉर्मेंस होती है, इसका जो बिहेवियर जो शो करता है वो सही नहीं होता हमारे पास। लेकिन एक सर्टन पॉइंट आ जाता है जिसके बाद हमारे पास ये कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज ही होती जाती है। मींस ग्रेट डिफरेंस इसमें आ जाता है। एक पॉइंट में आप ये एक फॉर वेरी लो वैल्यूज हमारे पास शायद ये आपके दो तीन वैल्यू के लिए बेस्ट रहे। लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू के लिए है तो हमारे पास इसमें फिर हमारे पास यही इसमें से अच्छे रहेगी। सपोज अगर हम देख ले 5 हमारे पास n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 है, हम 2n में पुट करते हैं। 2n में तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 पावर 5 हमारे पास क्या आता है, आई थिंक 32 आता है, आई एम नॉट रॉन्ग। और हमारे पास अगर एन स्क्वेयर का कर ले, एन स्क्वेयर का तो हमारे पास आता है 5 5 25, तो हमारे पास 25 आ जाते हैं। तो फिर ये देख ले, इसके बाद ये वो पॉइंट है हमारे पास, इसके बाद वो स्टार्ट होगी कि हमारे पास ये वर्स्ट ही परफॉर्म करेगी। क्लियर हो गए सर? यस सर, थैंक यू। अच्छा, अभी हमने इधर जो हमने
इनको कंसिडर नहीं किया कि हम हमारे पास ये हमने एन स्क्वेयर को कंसिडर किया कि क्योंकि हमारे पास ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है। तो इसको अगर हम देख ले, अगर हम सही तरह देख ले, तो इसमें हमारे पास ये जो ये एक हमारे पास है इक्वेशन। ये हमारे पास बबल सॉर्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो इक्वेशन है हमारे पास ये इस तरह आता है, लेकिन इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास ये है। हमारे पास टाइम एन स्क्वेयर हमारे पास इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी है, और इस और को हम इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन आप देख ले तो आप कहेंगे कि हमारे पास एन भी हमारे पास बिग है, लेकिन वेरी फॉर मिलियंस ऑफ मींस इनपुट्स तो ये हमारे पास फिर उधर से ही परफॉर्म नहीं करेगी। तो हम इसको थोड़ा विजुलाइज करते हैं कि हम इसको क्यों स्किप कर लेते हैं। अच्छा। अच्छा। अच्छा, अभी हमारे पास हमारे पास एन स्क्वेयर है, एन स्क्वेयर, और है एन स्क्वेयर प्लस एन। तो इसमें अभी हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये ऑलमोस्ट, हम अगर इसको इसको इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास ये दोनों फॉर बिग वैल्यूज हमारे पास ये सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं। इसी ग्राफ से अभी हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये किस तरह सेम ही परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्यों इग्नोर किया इसे। तो ये हमारे पास अभी देख लें, हमारे पास अगर हम इसको अगर हम फॉर वेरी शॉर्ट के लिए देखें तो हमारे पास ये हमारे पास याद आ रहे हैं। इसको जिस तरह हम वैल्यूज बढ़ाते जाएंगे, ये इनका जो ग्राफ है वो हमारे पास कंट्रैक्ट होता जाएगा। मींस हमारे पास डिफरेंट बहुत माइन्यूट माइन्यूट से माइन्यूट होता जाएगा, और एट द एंड ये हमारे पास एक सेम ही चीज आएगी। तो इसमें हम इसको 10 कर लेते हैं। तो अभी देख ले आप, और करीब होते जा रहे हैं। अगर अभी फॉर 100 के लिए देख ले, तो ये अभी हमारे पास तकरीबन एक ही लाइन बन गए। अगर और भी बढ़ा ले तो हमारे पास ये एक ही लाइन बन जाएगा। देख ले हमारे पास ये एक ही लाइन बन जाएगा, मीन्स के हम मोस्ट सिग्निफिकेंट सेलेक्ट करते हैं। तो अगर इधर एन की जगह 50 एन हो जाए, फिर फिर सर भी मोर कहाँ देन, पर? ये जैसे एन स्क्र प्लस एन है ना, तो जी 50 एन अगर ये हो जाए और पीछे सर, एन स्क्र। फिर भी हमारे पास ये इनसिग्निफिकेंट है। फिर भी हमारे पास अगर देख ले, हम इसमें ऐड कर लेंगे इसको अगर 50 से मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा सुना तो देख रहे थे। अच्छा सर, अभी देख ले, अभी भी सेम, अगर और हम बढ़ा ले इसको, अगर हम इसको और, तो फिर हमारे पास अगर एट द एंड वही चीज हमारे पास रहेगी कि हम इसको एक मीन सेम ही पैटर्न फॉर लॉन्ग इनपुट्स हमारे पास शो करेगा। इस तरह नीचे भी आप देख ले, अभी ये एन स्क्वेयर और एन स्क्वेयर प्लस 100 ये भी हमारे पास सेम ही चीज शो कर रही है। इसको अगर हम बढ़ा ले, अभी 100 पे हमारे पास 1000 पे 100 पे वो दे रहा था, अभी 1000 पे ये दे रहा है। इसको जिस तरह हम इंक्रीज करेंगे, हमारे पास फॉर वेरी लॉन्ग फॉर वेरी बिग वैल्यूज है हमारे पास इसी तरह ही। तो इसलिए हम इस वैल्यूज को हम स्किप कर लेते हैं। तो अभी तक अगर इसमें किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इस कोड में जो ये आपने ग्राफ नंबर 12 लिखा है ना जी, ये एन स्केयर और ये एन स्केयर प्लस ये 100
ये किस बेस के ऊपर आ रही है, कोड अच्छा से मैं समझ नहीं आ रही। अच्छा मैं ये हमारे पास, सपोज हमारे पास एक जो है एल्गोरिदम है, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास है एन एन स्क्वेयर प्लस 100 n, हमारे पास 100 n हमारे पास कम्प्लेक्सिटी उसकी आ गई हमारे पास। तो अभी हम कहते हैं कि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन स्क्वेयर है, और हम इस इन और वैल्यूज को, सपोज इसके साथ 5 और कुछ भी है, तो इनको हम स्किप कर लेते हैं। ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, मींस के इसके मुकाबले में ये इनसिग्निफिकेंट है, हम इसको रिमूव कर दे, और हम इसको कहते थे कि हमारे पास इसकी कम्प्लेक्सिटी एन स्क्वेयर है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी हमने इसको क्यों स्किप किया है, क्योंकि हमारे पास फॉर बिग वैल्यूज हमारे पास ये इनसिग्निफिकेंट रहता है। फॉर शॉर्ट वैल्यूज ये हमारे पास कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, लेकिन और लॉन्ग इनपुट ये हमारे पास इस तरह से एक सेम ही पैटर्न हमारे पास शो कर देते हैं, जिस तरह हमारे पास ये लाइन है कि हमने जो ड्रा किया है। ये सिर्फ बताने के लिए कि इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज है हमारे पास ये, और सिर्फ हमारे पास वो बिग वन वैल्यू जो सिग्निफिकेंट है उसको हम कंसिडर करते हैं। ऑलराइट तो सर। क्लियर होगा? जी। अगर और किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर वो एन फैक्टोरियल कम्प्लेक्सिटी कब आती है वो भी बता दें। अच्छा सर, वो एन फैक्टोरियल वाला हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास फिबोनाची एक सीरीज है, उसमें हमारे पास आती है। मींस के फॉर हर एक वैल्यू के लिए हमें और पिछले वैल्यूज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो इस पे एक प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम इसको इंशाल्लाह कर लेंगे फिर डिटेल से। तो वो फिबोनाची सीरीज को तो सॉल्व करने के और भी तरीके हैं ना, उसको एन स्क्वायर में भी हम कर सकते हैं। जी। अच्छा सर, हमारे पास हर प्रॉब्लम के ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी है और वो ब्रूट फोर्स होते हैं, लेकिन एक ये एग्जांपल है, अगर हम ब्रूट फोर्स से फिबोनाची को सॉल्व करें तो वो हमारे पास फिबोनाची वो कम्प्लेक्सिटी आ जाती है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स है जो हमारे पास है, इसी कम्प्लेक्सिटी में आ रहे हैं, जो वन ऑफ द वर्स्ट नॉन कम्प्लेक्सिटी है हमारे पास। अच्छा, अभी अगर इसमें किसी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा जो फैक्टर है वो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास वो जो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसे कहते हैं हमारे पास जो प्रोग्राम स्पेस को ऑक्युपाई कर ले। मीन्स कि कितना स्पेस इस प्रोग्राम ने ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑक्युपाई किया। एक तो हमारे पास स्पेस इनपुट इनपुट है, इनपुट हमारे पास जो, तो इनपुट ये हमारे पास वो स्पेस है जिसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम ऑप्टिमाइज अपना सोल्यूशन करेंगे, इनपुट तो हमें बाहर से ही मिलेगा। तो हम हमारे पास जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम जो स्पेस क्रिएट करते हैं एक्स्ट्रा, तो वो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी में आ जाते हैं। जिस तरह सपोज मैंने एक वेरिएबल किया 1, तो ये हमारे पास इसका जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास 1 आएगा। अच्छा, हम अगर मुझे एक ये लिस्ट मिला है और मैं इस पर कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, और मैं इसका एक एन का कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, तो ये अभी स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसकी हमारे पास एन आ गई। मीन्स कि हम एक न्यू स्पेस हम क्रिएट करें एन का, तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस होगी, अदरवाइज वो हमारे पास 1 ही रहेगी। सर नहीं समझे, दोबारा बता दें जरा। अच्छा। अच्छा, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को अगर हम देख लें तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी का हमारे दिमाग में क्या आ जाते हैं, हमारे दिमाग में हमारे पास दो टाइप ऑफ
स्पेसेस ऑक्यूपाई होते हैं। एक हमारे पास वो इनपुट वाला स्पेस जो प्रोवाइड किया जाता है, और दूसरा हमारे पास वो जो ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम क्रिएट करते हैं, कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक और स्पेस क्रिएट करें, या उसी का एक कॉपी, मैंने एग्जांपल दिया है तो उसका हमने अगर क्रिएट किए, तो मीन्स के दो 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 चीज़ें हमारे पास, एक जो ऑक्सिलरी स्पेस है, और एक हमारे पास नॉर्मल इनपुट वाली स्पेस है। तो ये दोनों, लेकिन हमारे पास जो इनपुट वाली स्पेस है उस वो तो हमारे पास जो भी आएगा वो उसको हम कंप्यूट करेंगे, लेकिन जो ऑक्सिलरी स्पेस है उसको हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम टैकल कर सकते हैं। तो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसी में ही हम काउंट करते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को, कि हम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन इस तरह डिज़ाइन करें कि हम कम से कम स्पेस को यूज़ करें। और जो इनपुट है वो तो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास ये कम्प्लेक्सिटी आ जाती है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बेसिकली है क्या, जो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है वो है? जी सर, ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमारे पास वो मेमोरी, रैम में ये एग्जीक्यूट होता है, तो वो मेमोरी जो ऑक्युपाई करता है वो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी में आता है। सही है। तो ये आपने फर्स्ट लाइन में लिखा है एन इज इक्वल टू L1, ये क्या चीज है? ये हमारा, मैंने लिखा है वन वन। अगर एक वैल्यू है, मैं कह रहा हूँ कि इसका वन है, जिस तरह हमारे पास पिछले टाइम कम्प्लेक्सिटी में हमारे पास सिंगल स्टेप का वन आ रहा था टाइम में, तो इसी तरह इसी भी एक वेरिएबल के लिए हमारे पास वन आते हैं, कांस्टेंट टाइम कम्प्लेक्सिटी। सही है। और जिस तरह इनपुट साइज इंक्रीज करता जाएगा तो वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी। जी सर। जी सर, टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसके साथ इंक्रीज करता है, और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज करती है, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास दो चीज़ों से है। एक नॉर्मल हमारे पास वो एन तो रहेगी रहेगी हमारे पास कम्प्लेक्सिटी, लेकिन उसमें जितना हम और स्पेस क्रिएट करेंगे वो भी हमारे पास इसके साथ काउंट होगी। मीन्स कि हमारे पास ये जो इनपुट वाली है, ये हम इसको कुछ इसका नहीं कर सकते, इसका ये तो हमारे पास जो इनपुट आएगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना यूज करें, तो वो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी में, सॉरी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी में आता है। एक्स्ट्रा स्पेस जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास आता है। जी। अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो आप और पूछ सकते हैं। सर वो नेस्टेड फॉर लूप हमने किया था, उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी निकाल के दिखाते हैं वो कैसे होती है? हम्म, ये वाला। अच्छा, हमारे पास लूप विद इन लूप को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो लूप, सपोज हमारे पास ये सपोज हमारे पास एक लिस्ट को हम ले लेते हैं, इसको, ये हमारे पास लिस्ट है। लूप में हमारे पास जो लूप विद इन अ लूप में हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास सपोज हमारे पास पॉइंटर, जो फर्स्ट लूप है, फॉर लूप, और हम इसको फर्स्ट लूप वन कहते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हमारे पास, हम लूप को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास पॉइंटर इस इधर पहुंचा, तो फॉर इधर वन के लिए हमारे पास ये एग्जीक्यूट होंगे, ये सारे एन वैल्यूज एग्जीक्यूट होंगे जो हमारे पास लिस्ट में है। फिर इधर आ जाएगा तो हमारे पास फिर, और अब इस टू के लिए हमारे पास एन एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो अप टू नाइन हमारे पास, नाइन नाइन के लिए हमारे पास ये एन स्टेप एग्जीक्यूट होंगे। और अगर आज ये भी देख ले तो ये भी हमारे पास एन है, तो हमारे पास एन, एन टू एन, तो हमारे पास एन स्क्वेयर
मीन्स के फॉर एवरी सिंगल आइटरेशन हमारे पास वही हमारे पास एग्जीक्यूट होंगे, वो अरे जो अरे है हमारे पास उसके सब वैल्यूज आइटरेट होंगे। समझ आ गई सर? नहीं सर, नहीं आई। सर सर इसमें जी। हमारे पास जो नेस्टेड लूप है इसमें हमारे नंबर ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक टाइम कम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो रही है, लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं कर रही, राइट? और कैसे इंक्रीज नहीं कर रही? अच्छा मैम, स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास इसमें सर का क्वेश्चन टाइम कम्प्लेक्सिटी के साथ है, राइट? नहीं नहीं सर, मेरा सर फेस के साथ ही स्पेस है। कम्प्लेक्सिटी। अच्छा सॉरी, मैं टाइम ही में बात कर रहा था, सॉरी। अच्छा सही है। अच्छा, लूप्स में हमारे पास वही क्योंकि इधर अगर आप देख ले तो इधर हम कोई और न्यू स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे, तो इसमें हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमारे पास इंक्रीज नहीं हो रही। इसी का वन ही रहेगी हमारे पास, या एन ही रहेगी हमारे पास। लाइक ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है ये प्रिंट पे डिपेंड जी। कर रहा है, जो ये प्रिंट वाला हमारा नो ट्री। मैम, अगर हम सपोज हम हमारे पास एक लिस्ट है, इसको मीन्स एक हमारे पास लिस्ट वन है, लिस्ट L1 है हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास इसको इस पर हम अगर इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं और हमें हमें ज़रूरत पड़ी है, सपोज अगर मैं इसको कर लूँ इस तरह कि हमारे पास ये लिस्ट वन हमारे पास अगर, और लिस्ट टू में क्रिएट कर रहा हूँ कि इसका हर वैल्यू इसको को प्रोग्राम से उसे मल्टीप्लाई करूँ, उसमें सेव करूँ, तो हमारे पास ये 1 4 और ये 6। तो हमने एक न्यू स्पेस क्रिएट किया जो एन की इक्वल है, तो मीन्स हमने एक नया एक्स्ट्रा स्पेस लिया है। और जिस तरह हमारे पास एक अगर L1 की हम एक कॉपी बना ले, तो ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है। सही है, इसकी समझ आ रही है सर? जब हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं तो बास टाइम हमें ज़रूरत, ज़्यादा टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम न्यू स्पेस या एक्स्ट्रा स्पेस को यूज़ करें, तो वो हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी में आता है। अच्छा, जैसे हम वेरिएबल्स जनरेट करते जाते हैं, उनको चीजें साइन करते जाते हैं, तो हर वेरिएबल बनाने पे हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करती जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लेकिन सपोज ये हमने ए इज इक्वल टू वन का है, तो ये स्पेस तो ऑक्युपाई करते हैं, लेकिन ये हमारे पास अगर हम देख ले तो ये हमारे पास बहुत कम स्पेस है, तो इसको हम वन कांस्टेंट टाइम स्पेस ले लेते हैं। लेकिन अगर हम सपोज हमारे पास अरे है या लिस्ट है ऑफ एन नंबर, अगर उसको हम रिप्लिकेट या दोबारा कर रहे हैं, तो वो हमारे पास एन पड़ेगी। अगर इसका इसका L1 का अप टू एन एलिमेंट है इसमें हमारे पास, तो इसका अगर कर रहा हूँ कॉपी, तो वो हमारे पास उसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास होगी ऑफ एन। सही है, जी मीन्स के अगर तो सर। मैं लूप चला रहा हूँ तो उस पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि मैं कुछ जनरेट जी नहीं कर रहा, तो वो जी कांस्टेंट ही क्यों, है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, जैसे अब मैंने पहला फोर लूप चलाया, उसमें मैंने आई वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, तो फिर उसकी तो जी, हुई ना स्पेस। ये अगर हम प्रिंट के करें। लेकिन मैंने आई वेरिएबल जनरेट किया ना, हम्म। तो उसकी तो स्पेस आई ना, तो ये ओ ऑफ एन हुई इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सर मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था, सर हारिस मुझे करेक्ट जी कीजिएगा। क्योंकि जी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन होती है। एंड अगर बात करें हमारे जी पास जो एन नंबर ऑफ टाइम्स आ जाते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गए, इस तरह से जो एन नंबर्स आ जाते हैं ना, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होती है। इसी तरह लूप के जी ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड नहीं करती, इन पे डिपेंड करती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जी होती है नंबर ऑफ कंप्यूटेशन कितनी चल रही हैं।
क्योंकि लूप हमें बताता है कितनी टाइम्स ये रन हो रहा है। तो इस तरह से अगर एक लूप है, एक लूप की जनरली बिग ऑफ एन होती है, दो लूप की एन स्क्वायर हो जाती है, कभी कभार दो लूप की भी बिग ऑफ एन होती है। उसमें देखना होता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटेशन कितनी मतलब के रन हो रही हैं। तो सर एम आई करेक्ट? जी सर, यू आर राइट। सर मुनी, समझ आया आपको? तो ठीक है ना, इसमें हम एक जनरेट करें ना वेरिएबल लूप में। ये आई जी, हम जन आई अच्छा। जनरेट कर रहे हैं, वो वेरिएबल है बिल्कुल, इन तो फिर टाइप जी का। सर, अगर ठीक है, यानी जी कि सर इसकी एक ओ वन हुई। बिल्कुल। जी एग्जैक्टली। ओके ओके, ऑलराइट, मेक सेंस। जी सर, ऑफ वन हमारे पास इसलिए अगर हम इसका सपोज आई की वैल्यू हमारे पास फॉर फर्स्ट आइटरेशन वो हमारे पास वन है सपोज, तो नेक्स्ट आइटरेशन पे इसको रिप्लेस हो जाएगा टू से, तो ये हमारे पास ड्यूरिंग द प्रोग्राम वन ही स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। ऑलराइट सर, मेक सेंस, ऑलराइट। जी, अगर किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें। अच्छा सर, वो अच्छा कोडिंग तो कॉन्टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें लिखा होता है टाइम लिमिट 1 सेकेंड, वो क्या चीज़ होती है? जी सर, सॉरी आपका आवाज़ ड्रॉप हो गया है। वो कोडिंग कॉन्टेस्ट में ना प्रॉब्लम्स के ऊपर लिखा होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया जी टाइम 1 सेकेंड, वो क्या चीज़ होती है? अच्छा सर, हम हमारे पास दो चीज़ें जो हमारे पास होते हैं, एक होते हैं हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस में भी, उसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा बता दूं। ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी को इसलिए हम कंसिडर करते हैं क्योंकि हमारे पास अगर दूसरा कौन सा तरीका है कि हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, उसका हम टाइम नोट करें, लेकिन उसमें हमारे पास मसले क्या आ जाते हैं। डिफरेंट सिस्टम का हमारे पास डिफरेंट मींस रन टाइम होगा। जिस तरह अगर इसी पीसी पे भी हम दो दफ़ा प्रोग्राम रन कर ले तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। तो इसी तरह अगर हम और मींस के एक टेस्ट केस पे वो अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरे टेस्ट के मींस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, इसको हम कंसिडर नहीं करते। अभी उनका क्लियर मुझे नहीं है कि वो किस चीज़ के बेस पे करते हैं, लेकिन शायद वो इसी बेस पे कर रहे होंगे। उसको पास जो टेस्ट केसेस है उसके मुताबिक जो एफिशिएंट प्रोग्राम है वो कितना टाइम एग्जीक्यूट करेगा, कितना टाइम लेता है। तो आई थिंक ये उनके मुताबिक होगा, और मे बी अदर थिंग्स। यस सर, वो रन टाइम होता है। जी सर, थैंक्स फॉर हेयरिंग सर। किसी और का अगर क्वेश्चन है तो। सर चैट में रिक्वेस्ट आई है कि 2 मिनट्स से जो पीछे डिस्क्राइब हुआ रिपीट करवाते हैं। बेसिकली सर मुजम्मिल, जो रिपीट हुआ है 2 मिनट्स लेटर, तो सर वो यही एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्वेश्चन आया था कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर जो रन टाइम टाइम गिवन होता है, सर वो क्या होता है? सर यही एक्सप्लेन कर रहे थे बस। जी सर, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं हो तो हम प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करते हैं। ये सर आप मूव करें। ओके सर। सर अगर आप मीटिंग में हैं, तो आप स्क्रीन शेयर करें सर, हनीफुल्ला। Okay, let me share my screen. ओके।
मेरा स्क्रीन क्लियर है, आप लोगों को शेयर हो रही है? जी सर, आपका हो रहा है स्क्रीन शेयर। ओके, सो टाइम टू आई थिंक वी हैव जस्ट 9 मिनट्स, सो जितना हो सके हम इतना करेंगे। सो हमारा जो टॉपिक है वो है एरे, जो फंडामेंटल है वो हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। सो एरे, वी हैव एरे, एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर, वी स्टोर डेटा इन एरे। In array is a peg-sized order collection of elements stored in contiguous memory block. Each block is accessed by its numerical index starting at 0. So जो array होता है इसका साइज पेक्स होता है, ये एक पॉइंट है इसमें। दूसरा ये कि इसमें एक ऑर्डर कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, और ये जो एलिमेंट्स हम स्टोर करते हैं ये कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक लेता है। एक कंटिन्यूस मेमोरी में ये स्टोर होता है, ऐसा नहीं जैसा कि अनलाइक लिंक्ड लिस्ट जो कि ओपन कर देता है वो मतलब मेमोरी की कुछ नोट्स मेमोरी की एक किसी पर और कोई दूसरे, और वो मतलब एक दूसरे को पॉइंट करते हैं। लेकिन एरे में इस तरह नहीं होता, जितना भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स लेते हैं, और हर एक एलिमेंट हम एक्सेस करते हैं उसके न्यूमेरिकल इंडेक्स से, और ये इंडेक्स जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल है हमारे साथ। सो वी हैव दिस एरे, इसका जो इंडेक्सेस है ये 4 है, और मतलब ये स्टार्ट हुई है 0 से, ठीक है। सो इस तरह ये होता है एरे। और दूसरा ये कि इसमें रे में ये बात मतलब अच्छी है कि इसका ये काफ़ी एफिशिएंट होता है कंपेरेटिवली टू लिंक लिस्ट एक्सेट्रा। जब हम इससे एलिमेंट को एक्सेस कर देते हैं या इसमें इंसर्शन करते हैं या डिलीशन करते हैं, सो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होता है वो कांस्टेंट रहती है। और दूसरा ये इसका खासियत है कि ये एलिमेंट जो है ना वो मतलब इक्वल साइज ऑक्यूपाई कर देती है। मसलन अगर एक एलिमेंट ने 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई किया, सो इट मीन्स कि बाकी एलिमेंट भी 2 पॉइंट ऑक्यूपाई करेंगी। और दूसरा ये कि कैशे फ्रेंडली होता है पर सिक्वेंशियल रेट इस तरह होता है। मसलन अगर हम इस इंडेक्स को मसलन अगर हम यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट इंडेक्स को मतलब जब हम एक्सेस करते हैं तो इसके साथ साथ ये बाकी एरे भी एक्सेस होता है और वो कैशे में आता है। तो फिर जब हम इस पर इटरेशन अप्लाई कर देते हैं, सो इसमें इस तरह नहीं होता कि रैम से दोबारा एलिमेंट इसी को रिक्वेस्ट करते हैं रैम को, और रैम से फिर बाकी एलिमेंट इस तरह आते हैं। इसमें इस तरह नहीं होता, और ये एक इसका खासियत है, और इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल रीड का कैशे फ्रेंडली होना, और आई थिंक इसको कहते हैं कैशे लाइन इस मैकेनिज्म को। और दूसरा ये कि ये जो बिग ओपन या कांस्टेंट टाइम लेते हैं, तो इसका ख़ास वजह है इसका एड्रेस होना, जो मैकेनिज्म है इसका एड्रेस का कि किस तरह ये मेमोरी एड्रेस इसको असाइन होते हैं। तो इसका फार्मूला ये होता है जो बेस एड्रेस होता है, बेस एड्रेस हम स्टार्टिंग एड्रेस को कहते हैं, और इसके साथ साथ हम प्लस करते हैं इंडेक्स इनटू एलिमेंट साइज। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि एलिमेंट साइज इसका इक्वल होता है, हम एलिमेंट को इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर बेसाथ उसको ऐड करते हैं, जिस तरह हम आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। सो ये इसका एड्रेस होता है। सो फिर सीपीयू को इसका वो नहीं करना पड़ता, जस्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देती है और एलिमेंट को एक्सेस कर देती है। सो या बाकी अगर मैं दूसरा स्लाइड करूँ, अगर किसी बंदे का कोई क्वेश्चन हो तो आप बता सकती है। सो जो बेसिक ऑपरेशन इसमें होते हैं वो ट्राइवर्सल ट्राइवर्सल हम इसको कहते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम विजिट करें। ये हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, जिस तरह की पार लूप हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पार लूप हम तभी इस्तेमाल करती है जब हमें पता है कि कितने इटरेशन हमें चाहिए, उसका काउंट हमें मालूम हो। अगर हमें मालूम ना हो तो फिर हम वाइल लूप की तरफ जाते हैं। और इसके साथ साथ एरे में हम इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन, और इसको अगर एक एलिमेंट को हमने अपडेट करना हो सो वो भी हम कर सकते हैं इजीली इसमें। और इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो भी गो अप इन रहता है ट्राइवर्सल में। और इंसर्शन और डिलीशन में भी गो अपन होता है, और इसका खास वजह है कि तरह मैंने बताया कि इसका जो
मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिग्यूअस होता है, तो फिर सारे एलिमेंट को हमने शिफ्ट करना होता है। मसलन अगर मैं एक एलिमेंट एंड पर ऐड, मतलब अगर मैं इस पर कोई एलिमेंट को ऐड करना चाहूँ, तो फिर हमें को एक इंडेक्स पर उसको शिफ्ट करना पड़ता है। सो इसका जो इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है, इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O अपन रहता है। बाकी अपडेट का और एक्सेस का टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास होता है कांस्टेंट बिग O अपन। और इसके साथ साथ इसका जो एप्लीकेशन है वो ये रे बफर सिस्टम भी इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ साथ लुकअप टेबल्स इमेज प्रोसेसिंग में बफर सिस्टम इस तरह होता है जब यूएस के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र होता है, सो ये स्पेस में काम कर देता है। इसका ख़ास वजह ये होता है कि जो मॉडर्न सीपीयू होता है इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। या अगर हम देख ले इंटरनेट का एग्जांपल अगर देख ले, जब इंटरनेट से कोई डेटा आ रहा होता है और उसको प्रोसेस करना होता है, मसलन अगर मैं वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करूँ, सो इंटरनेट से डेटा मतलब वो वेरी करता है इंटरनेट स्पीड पर ऑलमोस्ट वो कंपेरेटिवली जब सीपीयू उसको प्रोसेस कर देता है, सो इंटरनेट का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो इस मतलब इस हेलुसिनेशन का सलूशन पे ये होता है कि ये जो इंटरनेट से डेटा आ रहा होता है, सो इसको हम बफर में स्टोर कर देती है, और बफर से फिर डेटा जाता है सीपीयू को, फिर वो प्रोसेस कर देता है। इसका मुख्तलिफ एग्जांपल है, जिस तरह मैंने स्ट्रीमिंग का कहा, आई ऑपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। सर्कुलर बफर ऑडियो वीडियो प्लेबैक इसमें भी इस्तेमाल होता है। एंड लुकअप टेबल इस तरह होता है कि इसमें हम मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ, यूज़र नेम इट इज़ अ स्ट्रिंग, सो अगर हम इसको ऐड करना चाहें एक डिक्शनरी में, सो हम इसको एक की वैल्यू में स्टोर कर देती है। ये जो स्ट्रिंग का पाम है ये हम न्यूमेरिकल पाम को कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो उस की को हम एक्सेस कर देते हैं। सो इट इज़ आल्सो क्वाइट एफिशिएंट। और इसके साथ साथ ये इमेज प्रोसेसिंग में भी इस्तेमाल होता है। हमारे पास ग्रे स्केल इमेज होता है वो 2D होता है, ठीक है। सो जब हम उस पर ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, सो वो भी एरे में स्टोर होता है। इस तरह 3D एरे है वो RGB इमेज 3D एरे में इस तरह स्टोर होता है। बाकी कन्वोलुशन फिल्टर जो CNN में हम यूज़ करते हैं, सो वो भी काइंड ऑफ एरे होता है। हम वो इमेज में अप्लाई कर देते हैं और उससे फिर फिल्टर वगैरह हम वो निकाल लेती है। इस तरह इमेज प्रोसेसिंग काम करता है। सो की कंसेप्ट एरे में जो है इट इज़ क्वाइट इजी टॉपिक। इसमें कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। दूसरा है कि जब हम इसका कोई इंडेक्स कोई एलिमेंट तो वो हम इसके इंडेक्स से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इसमें ट्रैवर्सर हम कर सकते हैं और भी इसका। और जी सर, हारिस। जी सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हमारा टाइम अप हो गया है, तो आप अगर वाइंड अप कर ले, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। सो अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो, सो हम वाइंड अप कर लेंगे। बाकी दो प्रॉब्लम रह गई, सो इंशाल्लाह होगा हम कल सॉल्व कर लेंगे। सही है। पाइथन में अरेज का कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट होता है? सो यू मीन द सिंटैक्स ऑफ array in Python? नहीं सर, जैसे पाइथन में तो हम नॉर्मली जो लिस्ट यूज कर रहे होते हैं, इज दैट अरे, या उसके लिए हम कोई अलग मैकेनिज्म हम्म। फॉलो करते हैं? इस तरह मतलब हम अच्छा अगर हम देख ले, सो लिस्ट इज सर, also मैं इन सर, array, ठीक है, वो भी एक ही होता है। सर मैं आंसर करूँ? अच्छा सर, इस पाइथन में हमारे पास अरे जो होते हैं उसका लिस्ट कंसेप्ट होता है थोड़ा, लेकिन अरे हमारे पास हम नमपाई के से उसमें अरे का फंक्शन ला सकते हैं, या हमारे पास एक अरे मॉड्यूल होता है बिल्ट इन, तो उसको यूज़ करके हम पाइथन में अरेज यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मली हम अगर नॉर्मली कोडिंग में हम वो लिस्ट को ही यूज़ करते हैं। लिस्ट अरे से थोड़ा चेंज है, लेकिन उसी का ही काम करते हैं हमारे पास।
हाँ एग्जैक्टली अगर हमें किसी खास डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना होता है सो फिर उसके लिए हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर देते हैं। जो कलेक्शन मॉड्यूल है इसमें मतलब हम हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर को फिर इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन जिस तरह सर ने बताया कि यूजुअली हम इस लिस्ट से काम लेते हैं। सो या देट इज़ फॉर टुडे। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड ऑफ द सेशन। सर वो नमपाई की बात की है उन्होंने, तो वो मैं एक लेक्चर जी लिया जी। नमपाई का, वो कह रहे थे कि नमपाई की कम्प्लेक्सिटी जो है वो अरे से बेटर है। वो कैसे? हम्म। सर अगर मैं उनका नमपाई से इंटीग्रेट करता हूँ तो उसकी कैसे ज्यादा अच्छी है? सर उनका इंटरनल वो उस पर डिपेंड करेगा, उनका जो इंटरनल डिज़ाइन है तो उसमें एक्चुअली जो एफिशिएंसी होगी। एग्जैक्टली जो नंपाई बिल्ट हुआ है वो इस के लिए बिल्ट हुआ है कि इस पर हम कंप्यूटेशन करें, ठीक है। सो इसलिए वो काफ़ी एफिशिएंट तरीके से बना हुआ है वेगन में। तो होती तो वो अरे नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, लेकिन एफिशिएंट तो इसलिए होते हैं कि वो बिल्ट ही इसलिए है कि उस पर हम कंप्यूटेशन करें, मुख्तलिफ टास्क इस पर हम करते हैं मैथमेटिकल। जी सर। तो सर हमारा टाइम 2 मिनट ऊपर हो गया, अगर किसी क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह हम कल के सेशन में एड्रेस कर लेंगे, अदरवाइज थैंक्स फॉर योर टाइम। तो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।